उत्तर प्रदेश के मजबूत और प्रभावशाली जिला मुजफ्फरनगर में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस किसानों की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सबसे पहले पुराना क्षेत्र के जवान जो शहीद हुए हैं, आज उनकी 13वीं भी है। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मन से इस क्षेत्र की बड़ी प्रतिभाशाली युवती प्रीति पाल, जिन्होंने एक नहीं दो पदक पैरालंपिक्स में जीत के इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनका भी नमन करता हूं। मंचासीन सभी सम्मानित पदाधिकारी नेतागण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सैनी जी, संदीप जी और सम्मानित मंच करके मैं अपना सभी को इससे जोड़ता हूं और त्योहारों की सभी को राम राम। त्योहारों का एक जश्न सा माहौल हमने आज क्षेत्र में देखा है और मैं शुरुआती तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने इस क्षेत्र की इस परंपरा को पहचानते हुए चुनाव आयोग से हमने दरखास्त गुजारिश की थी। ये चुनाव 13 तारीख का था और चुनाव आयोग ने सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे दरखास्त को स्वीकारा और चुनाव को 20 तारीख तक किया। बहुत बड़ी संख्या और तादाद में गांव देहात के लोग, खासतौर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कार्तिक पूर्णिमा के इस महोत्सव में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। सह परिवार जाते नहीं जाते? यहाँ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जो यहाँ शुक्रवार गढ़ पे गए हैं गंगा स्नान के लिए। अब मुझे बताओ, विपक्षी पार्टियां क्यों चाहती थी कि उस त्योहार के बीचों बीच चुनाव हो? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब चुनाव आयोग ने चुनाव टालने का निर्णय लिया तो सही निर्णय था। आपकी जन भावनाओं का कदर करते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया, हमारी मांग पे निर्णय लिया गया। लेकिन तब भी विपक्ष के कुछ नेता और पार्टियों को हजम नहीं हुआ। सीधी सीधी बात है, वे चाहते थे कि गांव देहात के जो लोग यहाँ एकत्रित हैं, सब समाज के लोग हैं, सीधे ईमानदार सच्चे लोग हैं, वे चाहते थे कि आप तो अपनी परंपरा और भावना के अनुरूप वहां गंगा स्नान करो और उनके आपके पीछे आपकी वोट पे कब्जा मार के ये किसी तरह से यहाँ गड़बड़ा दे दिया तो करना। ये लोग संविधान की बात करें, जो एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग किसे नहीं मानते। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन को आपने देख लिया, पढ़ लिया, पहचान लिया है। सबसे बड़ी खूबी है कि कोई पक्षपात नहीं हो सकता। कोई अनैतिक काम अगर इनके दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो और हमारे दल का कोई नेता कभी करेगा ही नहीं। अगर कोई सिफारिश हम भी योगी जी से करेंगे अनैतिक कार्य की, तो योगी जी नियम और कानून के तहत चलेंगे। कोई अनैतिक कार्य कोई हिम्मत नहीं है करा दे सकता। ये कानून कहां से बनते हैं? संसद में जो आपके प्रतिनिधि बैठे हैं वे आपकी भावनाओं के अनुरूप वहां पहल करते हैं और कानून बनते हैं। लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून कहां से ताकत लेते हैं? देश के संविधान से ही ताकत लेते हैं। भारतीय संसद भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो देश के संविधान के अनुरूप ना हो। जो लोग संविधान चुनाव के वक्त कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वे लोग कानून की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे अग्रणी रहते थे जब तक योगी जी ने शासन को नहीं संभाला। और आज उनके बस में कुछ नहीं है तो तरह तरह की वो बात करते हैं। ये चुनाव, हमारा चुनाव, हमारे मुद्दे सब जग जाए। ये क्षेत्र बहुत
अजीत सिंह जी की कर्मभूमि रही। यहाँ किसी भी गांव में किसी भी समाज के व्यक्ति से अगर मैं पूछूंगा कि आपका मुद्दा क्या है, इसी चुनाव में नहीं हर चुनाव में, तो यहाँ के किसान कहते हैं कि गन्ने का अच्छा भाव मिल जाए, गन्ने के हमें नुकसान भी जाए। इस क्षेत्र के किसानों ने जब कहा कि हम बम्पर पैदावार कर देंगे, यहाँ की मिल की क्षमता वृद्धि का अगर कोई काम सरकार करती है, राज्य की सरकार, तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना गन्ना हम मिल को देने को तैयार है। बताओ, यही सबसे बड़ी मांग थी क्षेत्र की नहीं, मोरना क्षेत्र की यही सबसे बड़ी क्षेत्र की मांग। मैंने तो एक बार मैंने कहा, शायद हमारे यहाँ से विधायक ने चंदन चौहान जी उन्होंने कहा होगा, योगी जी ने खुद इस बात के महत्व को समझते हुए पहल की है और यहाँ के गन्ना चीनी मिल के क्षमता वृद्धि के लिए जो काम किया है, मैं आभार इस क्षेत्र की जनता और किसानों की तरफ से योगी जी को देना चाहता हूं। आगे भी किसानों के लिए उन्नत खेती कराने के लिए, उनको लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए जो कदम सरकार को लेने होंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं भी साझेदार हूं। और योगी जी जहां किसान की बात आती है, वो सबसे पहले काम करते हैं, उनकी कलम अपने आप चल पड़ती है। आगे भी जो काम करने होंगे किसानों के लिए, सरकार आपके लिए निश्चित तौर से करेगी। और क्या बोलते हैं चुनाव में, कानून व्यवस्था की बात आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह भी अच्छे लोगों का चयन करते थे। और आप भी जानते हो, हर मतदाता जानता है, अगर नेता खराब होगा, नेता भ्रष्ट होगा, नेता बेईमान होगा, नेता गुंडा होगा, तो आपकी क्या सुनवाई हो? आप मिथिलेश पाल जी को देख लो, शारीरिक कद कम है, छोटा है, लेकिन मेहनत करने की क्षमता किसी घटे आदमी से कम नहीं, बहुत मेहनती है। और मैंने जब इनको देखा, मुस्कुराते हुए देखा, राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई सक्रिय होता है इतने समय, कोई ना कोई बुराई करने वाला भी मिल जाता है, कोई आलोचक मिल जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है, चाहते हुए ना चाहते। लेकिन मिथिलेश पाल जी के जितने गांव में मैं गया हूं, 2009 में 56 गांव में गया था, भूले तो नहीं होंगे, 56 गांव में हम लोग गए। एक व्यक्ति ने मुझे आके ये नहीं कहा कि मिथिलेश पाल गुंडाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं, व्यवहार गलत करते हैं, एक व्यक्ति ने नहीं। और क्या चाहते हो जनप्रतिनिधि से? जब ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो क्षेत्र का विकास कोई रोक नहीं सकता, क्षेत्र में कोई झगड़ा फसाद तनाव कभी बन नहीं सकता, भाईचारा भी कायम रहेगा और विकास की गति भी मजबूत रहेगी, बुलंद रहेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया, जो महत्वाकांक्षी काम आज राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर कर रही है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिसका सीधा संबंध मुजफ्फरनगर के लोगों से है, यहाँ के ताना बाना से है, सबसे बड़ा काम नौजवानों के लिए आज सरकारें कर रही है। नरेंद्र मोदी जी चूकते नहीं है, प्रधानमंत्री जिस मंच पे हो के कौशल विकास की वो बात करते हैं, बेहतर शिक्षा पद्धति तैयार करने की, और उस ओर राज्य सरकार भी, क्योंकि शिक्षा विभाग को मैं देखता हूं, समीक्षा करता हूं, अच्छे कार्य कर रही है। यूपी अपना मॉडल तैयार कर रही है। लोगों में होड़ है कि मैं प्राइवेट स्कूल में ही बच्चे को भेजूंगा, सरकारी स्कूल की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती थी। इससे पहले यूपी के जो सरकारी स्कूल थे उनकी हालत बद से बदतर थी, लेकिन कायाकल्प योजना नाम से इन्होंने ये योजना विशेष चलाई है और कहा कि सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, तमाम जितने विभाग हैं वहां से संसाधन जुटा करके 19 पैमानों पर सरकारी स्कूल, जो 1.37 लाख स्कूल है, जिनमें 1,80,00,000 हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों का कायाकल्प करना है और उनका विकास करना है। और ये एक मॉडल के तौर पे जब दूसरे राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ हम बैठते हैं, उनको बताते हैं कि यूपी ये कर रहा है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये समय की आवश्यकता है। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि सरकारी स्कूल, सरकारी ITI, सरकारी संपत्तियां, सरकारी शिक्षण संस्थानों को अगर मजबूत करना है, सरकार संसाधन भी देगी, और आप जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो उनके परिवार हैं, जो परिजन हैं, आप लोगों का भी हमें परम सहयोग चाहिए होगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा इस साल जो यूपी की एमबीबीएस की सीटें थी उनको दुगना कर देंगे। 17 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण इस साल हो जाएगा। ये प्रदेश में 5.25 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इस क्षेत्र का एक मिजाज था योगी जी और आज भी है। मैं तो जिस पीढ़ी से आता हूं और जो मुझसे युवा हैं बच्चे, वे भी संस्कार से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों का बहुत ज्यादा सम्मान है। पगड़ी बांधी जाती है, जो सबसे बुजुर्ग हैं उन्हीं को कर्ता माना जाता है घर में, परिवार में, समाज में। बताओ बात सही है कि नहीं? और पगड़ी का सम्मान, पगड़ी की लाज सम्मान करना यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसी बुजुर्ग को कोई बीमारी हो जाती है, उपचार कराना पड़ता है, उसकी देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उसका बीमा नहीं कराती, वो कैसे इलाज कराएगा? आयुष्मान भारत में 70 साल और उससे भी ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, कोई पैमाना नहीं आयु का, उसका उम्र का, उनके आय का, जो भी चाहेगा आयुष्मान भारत का कवच उनको भी उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। और जब प्रीतिपाल की मैंने बात की तो युवाओं से जुड़ा एक बड़ा काम है जो खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने का। बहुत ही अच्छी योजना प्रदेश की सरकार लाई है। इससे पहले खिलाड़ियों को कोई पूछता नहीं था। हमारे राज्य के खिलाड़ियों को मजबूरी हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड दूसरे राज्य में जाके इनकी टीम से खेलना पड़ता। लेकिन अब नीति बन गई, पूरे प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। हर प्रशासनिक ब्लॉक इकाई में मिनी स्टेडियम बनेंगे। हर आपके जोनल हेडक्वार्टर में बड़े स्टेडियम का निर्माण होगा। और देश में शायद कहीं नहीं है पहला खेल का विश्वविद्यालय, और कहीं नहीं इसी मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरदना विधानसभा में बनने जा रहा है। तो खिलाड़ियों का सम्मान किया है। युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी को देखते हुए उनको बढ़ाने के लिए काम सरकार कर रही है। और अभी जो बजट में आईटीआई की घोषणा हुई है, मैं ये खुला वादा मंच से कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं, आश्वासन देता हूं कि यूपी की जो 60,000 करोड़ की योजना है उसमें उसे क्रियान्वित करने में बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश के होने जा रही है। लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं अभी आया था और फिर आऊंगा क्षेत्र में। इस क्षेत्र ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मिथिलेश जी का ख्याल रखना। ये ऐसी उम्मीदवार हैं जिनका चयन चौधरी अजीत सिंह जी ने पहली बार किया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज अगर मैं उनसे पूछता कि चौधरी साहब लोकदल के चिन्ह पे किसी को लड़ाना है, किसको लड़ाया जाए, शायद पहला नाम चौधरी अजीत सिंह जी भी मिथिलेश पाल का ही लेते। तो योगी जी भी बुरा नहीं मानेंगे। योगी जी के काम को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री के काम को बढ़ाने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन ये उम्मीदवार ना मेरी है ना योगी जी की है, इन्हें चौधरी अजीत सिंह जी का उम्मीदवार बना के आप वोट कर लेना इस बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर।